यस। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ओके आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंपनी ऑडिट। 15 मार्क्स का चैप्टर है और ऑडिट सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट था ना, वो भी इंपॉर्टेंट है बट वो इजी है। लेकिन कंपनी ऑडिट में देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट जो आपको बार बार रिवाइज करना होगा। और कंपनी ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को टाइम लगने वाला है। मतलब नंबर ऑफ क्लासेस इसमें थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग बुक देख सकते हो, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन से बुक देखेंगे। यस, देखो कंपनी ऑडिट मार्क्स 15, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है, फिर कैसे हम लोग अपॉइंट करते हैं उसकी बात है, फिर कैसे ऑडिटर को हटाते हैं रिमूव करते हैं उसकी बात है, ऑडिटर का रेम्युनरेशन कौन देते हैं और कौन डिसाइड करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ करने वाले। ड्यूटी क्या है ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, एक ऑडिटर का एक कंपनी में क्या स्टेटस होता है, वो भी पॉइंट हम लोग इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। अगर ऑडिटर किसी कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं तो कुछ उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। अगर वो गलत करेगा तो क्या उसके लिए पेनल्टी है, क्या इसके लिए जेल है, मतलब पनिशमेंट क्या मिलती है उसको, ये सब हम लोग देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 75 पॉइंट नंबर 75 से स्टार्ट होगा। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, और डिविडेंड देने के लिए उसको प्रॉफिट से क्या क्या लेस करना पड़ता है, क्या क्या ऐड करना पड़ता है, या फिर क्या क्या प्रोविजन बनाना पड़ता है, ये पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक से मान के चलो पॉइंट नंबर 75 से लेकर 75, 76, 77, 78 एंड 79, 80 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 79 तक के बीच में एक क्वेश्चन जरूर रहता है क्वेश्चन पेपर में। पॉइंट नंबर 75 से लेके पॉइंट नंबर 79 तक के बीच में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 10 मार्क्स का। कंपनी ऑडिट वैसे तो 15 मार्क्स का है। शाश्वत एक सेकेंड, कंपनी ऑडिट वैसे तो 15 मार्क्स का है बट बहुत बार ये लोग 25 का भी पूछते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इससे क्वेश्चन पूछना बहुत इजी है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक सेकेंड, 80, 81 ये सब भी इंपॉर्टेंट है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुछ कुछ इसमें और भी क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन जो हम लोग डील करेंगे। फिर इसमें जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, दो या दो से ज्यादा ऑडिटर मिलकर जब ऑडिट करते हैं। और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के लिए हम लोगों को 4 से 5 क्लास चाहिए। ठीक है, शाश्वत क्या डाउट था आपका, जल्दी पूछो। Ma'am, you said we'll do some parts of the last chapter from this. क्या बोला आपने, फिर से बोलो। You said that there are some parts of the last chapter that we will do here, means in this यस chapter. यस यस, वो भी कराऊंगी, वो भी आएगा बीच में। वो वाला पॉइंट ना, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कंपनीज एक्ट, याद है? इसी Yes, क्वेश्चन के लिए yes. मैंने बोला था। Okay. हाँ, तो वो टॉपिक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, कुछ बात मैं इंपॉर्टेंट शेयर करती हूँ। आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है, कंपनी ऑडिट। ठीक है, कंपनी ऑडिट का क्या मतलब है, एक कंपनी है उसका ऑडिट हो रहा है। ठीक है, बट हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आज मान के चलो विप्रो कंपनी है, ठीक है, आज इसका ऑडिट होने वाला है। इसमें एक ऑडिटर ऑडिट करेगा, हम लोगों को पता है। तो ऑडिटर के बारे में सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में। अब ऑडिटर के बारे में क्या, ऑडिटर के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज है जिसके कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सो दैट वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, ऑडिटर के राइट्स के बारे में, कि ऑडिटर जब एक कंपनी का ऑडिट करने जाता है, विप्रो कंपनी का, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज है, ऑडिटर को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, ऑडिटर को कितना रेम्यूनरेशन देंगे, बेसिकली पैसा। ये सब हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी तक किसी का कोई भी डाउट है चैप्टर को समझने में या किसी भी पॉइंट पे? नो, चलो कोई भी मैम डाउट एक है? हाँ बोलो, मैम अभी का डाउट है?
मैं बोल रहा हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट हम लोग क्यों बनाते हैं मैम? ये आप, मैं फर्स्ट वीडियो देखा, आपने कहा था कि यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो देखना, बट वहां पे मेरे को ये नहीं मिला ऑडिट रिपोर्ट हम लोग क्यों बनाते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एकदम तुरंत बताती हूँ, एकदम तुरंत समझ आ जाएगा। आज आप कहीं भी काम करने गए, आपने ऑडिट किया। ऑडिट किया मतलब आपने पूरा बैलेंस शीट देखा, है ना, पीएल देखा, ट्रायल बैलेंस देखा, एक्सेट्रा, सब कुछ हम लोगों ने चेक किया। अब चेक करने के बाद आप सब कुछ देखिए, क्लाइंट का बहुत सारा आपको एरर मिला, ठीक है, क्लाइंट का बहुत सारा एरर मिला, फ्रॉड मिला, या फिर कुछ मिस्टेक मिला, या फिर मानो सब कुछ सही था, ठीक है, मतलब कुछ भी गलती नहीं था, कोई एरर नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई मिस्टेक नहीं था। आप ऑडिटर हो, आप मान के चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ऑडिट कर लिए, आप सब कुछ ये सब किए। आप जब 1 महीना 1.5 महीना ऑडिट किए, आपको कुछ मिला या फिर सब कुछ सही मिला, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। ऑडिटर का हमेशा मतलब नहीं है कि वो गलती ही ढूंढता है, अगर सही बात भी रहता है तो भी वो ढूंढता है उस चीज को। अब आप क्या यूं ही घर चले जाओगे ऑडिट कंप्लीट करने के बाद? मान के चलो आपने 1.5 महीना ऑडिट किया, ऑडिट जब कंप्लीट हुआ, आप क्या यूं ही घर चले जाओगे? अभी विल आंसर, जल्दी अभी। मैम एक बार फिर से बोलिए क्या हुआ? आप जब ऑडिट कर लोगे तो क्या आपने ऑडिट किया, आपने सब कुछ देखा, सब कुछ चेक किया, सारा कुछ पॉइंट्स देखा, क्लाइंट से बात की, क्लाइंट से बहुत सारे डिस्कशन किए, आप क्लाइंट को बिना बोले, रिटर्न में बिना कुछ दिए, क्या अपने घर चले जाओगे? नो मैम, उसके लिए आया हूँ तो उसका काम करके जाऊंगा। तो काम करके क्या जाओगे, लास्ट में क्या करोगे? मानो रिपोर्ट दे मान के जाऊंगा, रिपोर्ट क्या हाँ, क्या एरर है उसको बता के जाऊंगा। यस, तो इसीलिए अपने लोग क्या देते हैं क्लाइंट को? रिपोर्ट। आज सोचो आपका क्लाइंट बाद में तो बोल सकता है ना, आप ऑडिट करने आए नहीं थे, आपने ये चीज चेक ही नहीं किया। मान के चलो क्लाइंट के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हो गया, ठीक है, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट का रेड हो गया, और इनकम टैक्स बोला क्लाइंट को कि इस चीज में तुम्हारा बहुत गलती है, तुम्हारा ये सब चीज चेक ही नहीं हुआ है। क्लाइंट एक बार तो झाड़ने के लिए ऑडिटर को फोन कर सकता है ना कि आपने ये चेक नहीं किया, अगर अपने रिपोर्ट नहीं दिए थे तो उसको तो बहुत अच्छे से सुनाएगा कि आपने मेरे को कुछ बताया नहीं, कि मेरे यहाँ ये गलती है, आप क्या काम किए मेरे को कुछ नहीं पता। तो रिपोर्ट क्या है? प्रूफ है ऑडिटर के काम का, जहां पे ऑडिटर क्या देता है? अपना ओपिनियन, कि उसके हिसाब से क्लाइंट के यहाँ क्या गलती थी या फिर क्या अच्छा पॉइंट था, दोनों बताता है। ओपिनियन का कभी भी मतलब नहीं होता है सिर्फ गलतियां बताना, सही रहेगा तो वो सही भी लिखता है। जो हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट है किसी भी ऑडिट का। एंड प्रोडक्ट मतलब सबसे लास्ट का काम है। ऑडिट खत्म करने के बाद अपने लोग लास्ट में क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं। इट इज द प्रूफ कि ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ये प्रूफ है कि ऑडिटर ने सब कुछ चेक किया है, ये प्रूफ है कि ऑडिटर को पता है क्लाइंट क्या क्या सही है या फिर क्या गलत है। बट मैम मेरा डाउट था कि हम लोग क्यों बनाते हैं, मीन्स हर बिजनेस तो मैंने रिलायंस होता नहीं है, अमीर होता नहीं है, बट हम लोग बनाते क्यों है? कोई बिजनेस ऑडिट कराता क्यों है? अच्छा, कोई बिजनेस ऑडिट क्यों करवाता है? आपने पहले पूछा मैम रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, तो उसका ये आंसर था। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। अभी आपका ये क्वेश्चन है कि मैम ऑडिट हम लोग क्यों करवाते हैं, यस राइट? मैम, यस मैम। अच्छा, आज आपके यहाँ बहुत चीज बनता है, मैं छोटी बड़ी का बात ही नहीं कर रही हूँ, मान के चलो बहुत छोटी सी भी कंपनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, उसका बैलेंस शीट बनता है, उसका काफी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। आज उसको उसका एक्सटर्नल पार्टी से बहुत सारा काम होता है। एक्सटर्नल पार्टी का मतलब है बैंक, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, डेटर, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप वर्ड यूज करो तो शेयर होल्डर। आज शेयर होल्डर, आप मान के चलो किसी भी कंपनी का, मैं रिलायंस का बात ही नहीं कर रही हूँ, कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदे हुए हो, ठीक है, आप तो उस कंपनी के ओनर हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी या मेंबर ऑफ द कंपनी। आज आपको जानने का हक है या नहीं कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? अभी आंसर करेंगे जल्दी। यस मैम, जब मैं शेयर होल्डर हूँ तो मेरा तो पूरा जानने का हक बनता कैसे जान लोगे? है, उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के। फाइनेंशियल रिपोर्ट सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले हर जब भी कोई कंपनी होती है उसका 1 साल में एक बार ऑडिट होता है। जब ऑडिट रिपोर्ट आता है ना, तो उस कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उस रिपोर्ट को देखते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं, और तभी वो लोग कंपनी में और इन्वेस्ट करना है या फिर कंपनी के साथ और ट्रेड करते हैं। तो रिपोर्ट एक प्रूफ है, फिर से सुनना, ऑडिट रिपोर्ट एक प्रूफ है कि कंपनी में सब सही चल रहा है या नहीं। और ये जानना किसका राइट है?
कंपनी के अंदर वाले लोगों का भी और कंपनी के बाहर वाले लोगों का भी। इसलिए कंपनी लोग को अपना ऑडिट करवाना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, ताकि बैंक को, गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को या डेटर को एक श्योरिटी रहे कि हाँ कंपनी में सारा काम सही चल रहा है। तो मैम ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये सिर्फ कंपनी के लिए कंपलसरी है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है? नहीं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पार्टनरशिप फर्म भी ऑडिट करवाते हैं, इंडिविजुअल का भी ऑडिट होता है। मान के चलो सिर्फ मैं अकेली अपना बिजनेस चला रही हूँ, मेरे भी बिजनेस का ऑडिट हो सकता है। वो आप लोग पढ़ोगे टैक्स ऑडिट वाले चैप्टर में कि टर्नओवर कुछ लिमिट होता है। तो मैम आप अपना ऑडिट क्यों करवाएंगे अगर आप एक इंडिविजुअल हैं? तो मींस आपको तो कहीं से बाहर से पैसा चाहिए नहीं। बाहर से पैसा नहीं चाहिए, आज इनकम टैक्स को तो पता करना है ना कि मैं काम सही कर रही हूँ कि नहीं, टैक्स मैं ठीक से दे रही हूँ कि नहीं। तो ये सब के लिए आप जब रिटर्न भरोगे तब तो आपको ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। समझिए। लेकिन बेसिकली ये इनकम टैक्स के लिए होता है। बोल सकते हो बेसिकली, लेकिन जरूरी नहीं है कि, मतलब बोलते नहीं है मोस्टली इनकम टैक्स के लिए, मोस्टली इनकम टैक्स के लिए, लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स के लिए ऐसा बात नहीं है। जैसे कोई अगर बैंक किसी को लोन देती है किसी कंपनी को, तो बैंक का उसको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि बैंक को क्या पता, आज बैंक के पास क्या इतना फ्री टाइम है कि वो कंपनी में जाके देखेगा क्या सही चल रहा है क्या गलत, तो वो किसके थ्रू देख सकता है, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। लेकिन हर इंडिविजुअल और हर कंपनी को ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है। टर्नओवर का कुछ लिमिट है जो हम लोग एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसमें ये पता चलेगा। और ये टर्नओवर हर साल बढ़ता घटता भी है कि कब आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, आपका कितना टर्नओवर एक्सीड करेगा। तो आज एक पान वाला तो ऑडिट नहीं करवाता है ना, तो टर्नओवर पे लिमिट है। डाउट क्लियर है अभी? यस मैम। किसी को और कोई डाउट है? नो। अब देखो, हम लोग विप्रो का ऑडिट करने जा रहे थे, ठीक है। हम लोग हमेशा अपने एग्जाम्पल में विप्रो लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में विप्रो को ऑडिट करने जा रहे थे। आज कोई भी क्या उठ के ऑडिट करने चला जाएगा? नहीं। उसके पास क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। एक कंपनी का जब आप अभी देखो, हम लोग जो एक चैप्टर करने वाले हैं इसमें हम लोग सिर्फ कंपनी की ऑडिट का बात कर रहे हैं। जैसे अभी ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या सिर्फ कंपनी का ऑडिट होता है, मैंने बोला नहीं, और भी एंटिटी का ऑडिट होता है, ट्रस्ट का भी होता है, स्कूल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। ये सारा कुछ हम लोग अदर चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अदर ट्रस्ट एरिया, ठीक है। अभी हम लोग किसके एनजीओ बारे भी? में एक सेकेंड, अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ कंपनी के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में कि कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, कौन करता है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, उसको कितना पैसा देंगे, उसको कैसे हटा सकते हैं, उसका क्या राइट्स है, उसका क्या ड्यूटी, हम लोग सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा हम लोग उस ऑडिटर का बात करेंगे इस चैप्टर में जो कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। जल्दी बोलो क्या पूछ रहे थे अभी आप? मैम एनजीओ का भी ऑडिट होता है? यस, एनजीओ का भी ऑडिट होता है, टेम्पल्स का भी होता है। ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना आप लोग का डाउट है ना, मानो वो सारा डाउट अलग अलग चैप्टर में है, ठीक है। जैसे जैसे बुक खुलती जाएगी सारे सीक्रेट रिवील होंगे, वैसे ही कुछ बात है। जैसे जैसे आप लोग का डाउट आ रहा है हर चैप्टर में आप लोग को वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक ऑडिटर होने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एक ऑडिटर होने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो मैं क्या बताती हूँ हमेशा, आप क्या होने चाहिए? शाश्वत। शाश्वत आप ही से पूछ रही है, ऑडिटर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सीए, सीएस, सीए में। सीएस नहीं, अभी सीए वाला सिर्फ ऑडिट कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले ऑडिटर का बात होगा और सिर्फ कंपनी ऑडिट का बात होगा। जब हम लोग कॉस्ट ऑडिट करेंगे तब सीएमए का बात होगा, ठीक है। और सीएस जो ऑडिट करता है ना, वो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, उसको सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं। सीएस लोग जो ऑडिट करते हैं वो 5th सेमेस्टर के ऑडिट में नहीं है, ठीक है। आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मेरे को सब कोई जूम में प्राइवेट चैट में रिप्लाई करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मान के चलो विप्रो है, विप्रो का ऑडिट मान के चलो मैं कर रही हूँ, ठीक है। या फिर एक फर्म कर रहा है जिसका नाम है मानो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या एबीसी लिमिटेड, ठीक है। मेरे को सब प्राइवेट चैट में रिप्लाई करेंगे। इसमें से
दोनों में से कौन ऑडिट कर सकते हैं? अच्छा एक चीज बता देती हूँ, इस एबीसी लिमिटेड में जो पार्टनर लोग हैं ना, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आप लोग मेरे को जूम पे प्राइवेट चैट में रिप्लाई करोगे कि इसमें से ये ऑडिट कर सकती हैं, ये कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, या फिर दोनों नहीं कर सकते हैं। जल्दी सबका आंसर आना चाहिए। आंसर स्टार्ट हो गया आने, ठीक है। साक्षी का आंसर बिल्कुल सही है, अवी का आंसर भी सही है, शांभवी का आंसर भी एकदम राइट है, गुरु का आंसर इनकरेक्ट है, प्यूमन दत्ता का आंसर राइट है। चलो यस, दोनों ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज हम लोगों को याद रखना है कि ऑडिट कौन कर सकते हैं। श्रुति गुप्ता का भी आंसर राइट है, दोनों हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक टाइम पे, लेकिन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं कौन हो गई? मैं एक हो गई इंडिविजुअल ऑडिटर। मैं क्या कहलाई? इंडिविजुअल ऑडिटर। क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं मतलब मेरा कोई फर्म वर्म नहीं है, मैं किसी फर्म में काम नहीं करती हूँ, मैं एक सीए हूं, मैं ऑडिट करती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। एबीसी लिमिटेड क्या है? फर्म ऑफ सीए है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीए फर्म भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये लोग भी ऑडिटर कर सकते हैं अगर इनके पास मेजॉरिटी पार्टनर क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मान के चलो एबीसी लिमिटेड में 3 लोग हैं, ठीक है, शाश्वत, श्रुति एंड अवी, ये लोग तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और पवन भी है, ठीक है। पवन आपका मान के चलो पवन के पास कोई और डिग्री है, वो लॉयर है या कोई और है, ठीक है, और उनके साथ शांभवी भी है। पवन एंड शांभवी दोनों लॉयर हैं, और श्रुति, शाश्वत, श्रुति गुप्ता वाली श्रुति गुप्ता, शाश्वत एंड अवी, ये लोग तीनों क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेजॉरिटी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए ना, 5 पार्टनर में से मेजॉरिटी क्या हुआ? 3 क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मान के चलो एबीसी जब विप्रो का ऑडिट करने जाएंगे, तो ये लोग कौन ऑडिट करने जाएंगे? सिर्फ जा सकते हैं शाश्वत, अवी एंड श्रुति, और ऑडिट रिपोर्ट पे साइन भी कौन करेंगे? सिर्फ इस तीनों में से कोई भी एक, है ना। तो फिर से सुनना, एक कोई भी कंपनी का ऑडिट कौन कर सकता है? एक इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होल्ड करता है, या फिर अ फर्म where the majority partners are chartered accountant and the audit shall be conducted by an audit report shall be signed by the partner who is chartered accountant। ठीक है, ये आपका प्रोविजन है क्वालिफिकेशन, कि ये क्वालिफिकेशन आपका लिखा हुआ है कि ये कर सकते हैं। एक एलएलपी भी ऑडिट कर सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आई होप आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी ऑडिट कौन करेंगे? वही पार्टनर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ऑडिट रिपोर्ट साइन भी क्या कौन करेंगे? जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। तो ये अपने लोग 3 कैटेगरी है जो ऑडिट कर सकते हैं। क्या क्या? एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एलएलपी जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेंगे। अब आंसर देना, ठीक है। विप्रो का ऑडिट हुआ, विप्रो का ऑडिट रिपोर्ट हम लोग बनाए होंगे, जैसा मैंने आज बताया कि हम लोग ऑडिट रिपोर्ट लास्ट में बनाते हैं, ठीक है। जिससे पूछूंगी उनको आंसर करना है। श्रुति सबसे फर्स्ट आंसर करेगी। अगर श्रुति चमरिया मतलब अगर मैं ऑडिट कर रही हूँ, मतलब मान के चलो फर्स्ट कैटेगरी मैं ऑडिट कर रही हूँ, तो ऑडिट रिपोर्ट में किसका साइन जाएगा विप्रो के केस में? जल्दी श्रुति। मैम आपका। मैम आपका। आपका नाम श्रुति है? शाश्वत? नो मैम। ठीक है, चलो। तो विप्रो के केस में अगर श्रुति ऑडिट करने गई तो किसका साइन जाएगा? श्रुति का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शांभवी, ठीक है। अगर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने गया, ठीक है, और नाम है इसका एबीसी लिमिटेड, तो किसका नाम ऑडिट रिपोर्ट में लिखाएगा? ठीक है, ये बताना है शांभवी को। मैम एबीसी लिमिटेड का। यस, एबीसी लिमिटेड लिखाएगा, और उसके नीचे किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन होगा। एबीसी लिमिटेड लिखाएगा और उसके नीचे किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन होगा।
सेम होगा आपका एलएलपी के केस में। जो भी एलएलपी का नाम है वो ऑडिट रिपोर्ट के, हम लोग पढ़े थे ना कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, याद है? सिग्नेचर, डीपीएस, एस फॉर सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या करते हैं हम लोग? साइन करते हैं, है ना? तो मैं अगर गई तो मैं अपना साइन करूंगी। फर्म में क्या होगा? नाम लिखाएगा एबीसी लिमिटेड, उसके नीचे मैं अपना साइन कर दूंगी, जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एलएलपी के केस में भी जो एलएलपी का नाम है उसका नाम पूरा लिखाएगा और लास्ट में कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना साइन कर देंगे, लेकिन फर्म का नाम जरूर लिखाएगा। तभी तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑडिट किया और इस दोनों केस में फर्म ऑडिट किया। तभी तो प्रूफ है ना कि फर्म का नाम तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या इंपॉर्टेंस रह गया, क्या डिफरेंस रह गया? समझ में आया सबको? यस मैम। एलएलपी में कोई एक से भी चलता है, ठीक है, लेकिन आप लोग की बुक में आई गेस में को लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में बता रही हूँ क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ही होता है। एलएलपी में अगर एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी ऑडिट कर सकता है, लेकिन आप लोग की बुक में जितना मेरे को याद है, अगर अमेंडमेंट्स नहीं आया है तो, कि मेजोरिटी लिखा हुआ है, तो आप दोनों में क्या करना, मार्क्स का डिडक्शन का कोई चांस नहीं रहे, आप लिख देना वेयर द मेजोरिटी पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? तो वो एक एलएलपी या फिर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, दोनों ही ऑडिट कर सकते हैं और एक इंडिविजुअल करते हैं। हम समझ में नहीं आया, और एक बार बोलिए थोड़ा। आप लोग बुक ही देख लो, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन रीड करना, ठीक है? सबसे पहले देखना, मैं जो लाइन अंडरलाइन करूंगी ना वही देखना। अ पर्सन, ओ यहाँ तो मेरी पेन काम नहीं करेगी, दिस इज नॉन एडिटेबल, ठीक है? आप लोग देखो, अ पर्सन, एक सेकेंड, हाँ, a person shall be eligible for the appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल कब ऑडिटर बन सकता है? तभी बन सकता है जब वो क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है? अच्छा, अब देखना, firm shall also be considered to be appointed by its firm name, मैं क्या बोली? ABC Limited, where the majority of the partner practicing in India are qualified or appointment as auditor of a company। जहां पे मेजोरिटी पार्टनर क्या होने चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। क्वालिफाइड ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर का क्या मतलब है? कि दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? थर्ड पॉइंट रीड करना, क्या लिखा हुआ है? अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी who are chartered accountants shall be authorized to act as auditor and sign on the behalf of such LLP। देखो यहाँ पे ये चीज क्लियरली नहीं लिखा। जैसे अभी का क्वेश्चन था कि मैम आप फर्म के केस में बोले कि जहाँ पे मेजोरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एलएलपी के केस में ऐसा लिखा नहीं है कि मेजोरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। तो आप लोग नॉर्मल लिखना, आप लोग क्या लिखना? एलएलपी जहां पे पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एलएलपी भी ऑडिट कर सकती है। मेजोरिटी का बात सिर्फ और सिर्फ फर्म के केस में लिखना, ठीक है? क्योंकि ये लोग का भरोसा नहीं है, ये लोग को एज इट इज बुक में लिखा हुआ मिलना चाहिए। ये लोग मतलब आपका आंसर रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे बेटर क्या, आप क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखोगे कि इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं ना सबको? शाश्वत? Yes, ma'am. यस मैम। एक इंडिविजुअल ऑडिटर कब बन सकते हैं? ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक फर्म ऑडिटर कब बन सकते हैं? जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यहाँ पे मेजॉरिटी वर्ड आएगा, मेजॉरिटी आर सीए। और एक एलएलपी का ऑडिटर बन सकते हैं जब वहां पे पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है। क्लियर हुआ? अभी आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस मैम। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है क्या? अंकिता को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम थोड़ा बफरिंग हो रहा है। अभी भी हो रही है? No, ma'am, you are audible enough. साक्षी नहीं आ रही है आवाज? नहीं आ रही है मैम। ओके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या फर्स्ट क्वेश्चन था, कभी भी आएगा, कि कौन एक कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं, या व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर? क्या लिखोगे? एक इंडिविजुअल हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है? फिर अ फर्म वेयर द मेजॉरिटी पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन एक्ट एज या कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी।
and also an LLP. A LLP where the partners are chartered accountant can also be appointed as an auditor of a company. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ठीक है. अच्छा, अब जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, क्या होता है गेम में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, कुछ गलती होते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई. डिस्क्वालीफाई का कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप शुरू से ही एलिजिबल नहीं थे. लॉ में या फिर ऑडिट में ना वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है. डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है, आप एलिजिबल थे, आप जाने के बाद कुछ आपसे गलती हुआ या फिर स्टार्टिंग करने से पहले कुछ गलती हो गया कि आपको गेम से एलिमिनेट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. एक ऑडिटर के लिए भी सेम यही प्रोविजन होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस 3 कैटेगरी में से नहीं है, मतलब हो सकता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर LLP है. तो आप तो बोलोगे मैम ये लोग हमेशा ऑडिट कर सकते हैं. नो, हमेशा ऑडिट आप नहीं कर सकते हो. कुछ चीज है अगर आपसे वो हुई तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, इवन इफ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इवन इफ आप फर्म हो, इवन इफ आप LLP हो. हाँ श्रुति पूछिए, श्रुति का कुछ डाउट है. मैम फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एक्ट 1949 एंड होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. तो मैम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मतलब कि जब किसी के पास CA का कोई प्रैक्टिस रहेगा तभी वो ऑडिट कर सकता है, या फिर वो फ्रेशर हो तो भी कर सकता है? फ्रेशर क्या होता है? तो मैम मतलब कि CA अभी कर रहा है कंटिन्यू और फिर उसका भी कंप्लीट हुआ है, लाइक दैट. देखो मैं बता रही हूँ, वैसे ये सब आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मैं बोली ना जितना बता रही हूँ उतना पढ़ो, बट ठीक है आपका डाउट है, मैं आप जरूर मीनिंग क्लियर करूंगी. जैसे कि मैं बताई ना, सबका एक अलग अलग एक्ट होता है. जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कंपनी के लिए कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल अगर कुछ करो तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है. सबके लिए अलग अलग एक्ट है. वैसे CA लोग का भी एक एक्ट है. जैसे हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग को वो सब बातें माननी होती है जो हम लोगों के एक्ट में लिखा हुआ होता है. दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. ठीक है, हम लोग को इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मानना पड़ेगा. अब देखो CA बन के लोग 2 काम करते हैं, वैसे मैं कुछ और ही काम कर रही हूँ. CA बन के लोग क्या करते हैं, या तो नॉर्मल क्या होता है किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर क्या करते हैं अपना फर्म खोल लेते हैं. ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं. दोनों में से दोनों चीज होता है. जो फर्म वाले ऑडिट CA होते हैं ना, उनको COP लेना पड़ता है, जिसको क्या बोला अभी श्रुति ने, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, ये लेने के बाद ही आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. लेकिन जब आप जॉब ले रहे हो, कर रहे हो, तो आपको COP नहीं मिलती है. क्लियर हुआ श्रुति ये डाउट आपका? मैम मेरा डाउट है कि अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं तो क्या हम लोग COP नहीं ले सकते? नहीं. ठीक है, आप जॉब के साथ आपको प्रैक्टिस अलाउड नहीं है. वैसे बहुत लोग साइड से करते हैं लेकिन अलाउड नहीं होते हैं. एक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो आप अगर कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, अनएथिकल माना जाएगा, और यू विल बी गिल्टी अंडर द CA एक्ट 1949. ठीक है, तो COP मैम कौन तो लेते हैं? मेरा सर्टिफिकेट तो कैंसिल हो जाएगा अगर किसी ने पकड़ लिया. यस, बहुत लोगों ने ऐसा किया. कैलकाटा में मेरे को एग्जांपल पता है, मैं नाम आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, जिन्होंने CA बनने के बाद क्या किया, प्रैक्टिस COP भी ले लिया और जॉब भी साथ में कर रहे थे. उनका COP सीज हो गया था. बहुत बार उनकी डिग्री कैंसिल हो जाती है. आप बिलीव करोगे, CA इंस्टीट्यूट इतना स्ट्रिक्ट है इन सब मामले में. आपकी डिग्री थोड़े टाइम के लिए सीज हो जाएगी, आप कहीं पे भी अपने नाम के आगे CA नहीं लिख पाओगे. ये सब करते हैं CA इंस्टीट्यूट. तो वो एक्ट में आप लोग को नहीं जाना है. ठीक है, वो जब CA का पढ़ाई करोगे तब पढ़ोगे कि क्या क्या चीज है. जैसे उसमें लिखा हुआ है कि वो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं. आप लोग मेरे लिए मत सोचना, मेरे को अलाउड है, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ साथ में. उसमें काफी कुछ होता है कि आप फुल टाइम टीचर नहीं बन सकते. पार्ट टाइम ट्यूटर हमेशा अलाउड है, फुल टाइम टीचिंग अलाउड नहीं है. जैसे मैं क्या हूँ, मैं तो फुल टाइम टीचिंग में हूँ. अगर मैं चाहूंगी मैं साथ में जॉब भी करूं और फुल टाइम टीचिंग में भी रहूं, नहीं अलाउड है. ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो उसमें अलाउड है या नहीं अलाउड है, वो आप लोगों को नहीं मैम पढ़नी. एज यू आर अ टीचर, तो क्या आप COP ले सकती हैं? हाँ, यस. अच्छा. ठीक है, समझ में आया. लेकिन बहुत सारे टीचर लोग नहीं लेते हैं COP, जैसे अभी तक मैंने भी नहीं लिया है. ठीक है, क्योंकि एक वो हो गया ना कि आप एक चीज को फालतू का ब्लॉक कर रहे हैं, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म चला ही नहीं रहे. वैसे जैसे
टीचर लोग बहुत सारा काम साइड से भी कर सकते हैं, बट बहुत लोग नहीं करते इसको एथिक्स फॉलो करते हुए। तो जैसे मैंने भी सीओपी नहीं ली है, ठीक है। श्रुति का डाउट क्लियर हुआ? हाँ मैम, थैंक यू। यस, तो यही चीज होते हैं। तो आप लोग को क्या मैं बताई अभी तक क्वालिफिकेशन। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, डिस्क्वालिफिकेशन। इसका क्या मतलब है, आप उस 3 कैटेगरी में थे, उस 3 कैटेगरी का क्या मतलब है, आप या तो सीए थे, या तो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, या फिर एलएलपी थे, लेकिन कुछ गलती पकड़ा गया और आप क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाई का मतलब है यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, you cannot be appointed as an auditor, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत लंबा सा लिस्ट है, ठीक है, 10-11 इसमें पॉइंट्स है। मैं आप लोग को एक ट्रिक से बताऊंगी, उससे बहुत इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत हम लोग इजी पॉइंट पहले करते हैं, जैसे कि अपने लोग किसको ऑडिट कर रहे थे, विप्रो का, ठीक है। अगर आप विप्रो ही कंपनी के ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय हो तो आप विप्रो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे को बताएगा ये क्यों, ऐसा क्यों है, जल्दी अभी। मैम ये कंपनीज एक्ट में, क्योंकि आपने कहा भी था कि जिस कंपनी का एम्प्लॉय है वो नहीं कर सकता है। क्यों क्यों नहीं कर सकता है, क्यों, कुछ तो लॉजिक है ना इसके पीछे। लॉजिक वो माने मैम गलत भी दिखा सकता है, सही भी दिखा सकता है, माने मैनिपुलेट कर सकता है। वेरी गुड, मैनिपुलेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि आज सोचो, आज फॉर एग्जांपल मैं भालोटेक क्लासेस में हूँ, ठीक है, मेरे को तो क्लास के बारे में सब कुछ पता है। अगर मानो सर के इंस्टीट्यूट का कभी ऑडिट हुआ, ठीक है, मैं क्या बोलती, सर मैं ही ऑडिट कर देती हूँ, तो ये गलत होगा ना, क्यों, क्योंकि मैं तो कभी भी सर के अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं दूंगी, अगर कोई गलती है भी तो नहीं दूंगी ना। तो अगर मैं उसी कंपनी की ऑफिसर या एम्प्लॉय हूं तो मेरे को ऑडिट नहीं करने मिलेगा, इवन इफ मैं तीनों कैटेगरी में से हूं, है ना। मान के चलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और विप्रो कंपनी मैंने ज्वाइन किया। अब मैं विप्रो को बोली आप क्यों बाहर जाएंगे सीए ढूंढने, मेरे से ही ऑडिट करवा लीजिए। विप्रो बोलेगा नहीं, मैं नहीं करवा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि तुम क्या हो, डिस्क्वालीफाई, है ना। समझ में आया, क्लियर है, ओके। यस मैम। मैम वैसे ही क्या इंडिविजुअल जिसका जो ये होता है, इंडिविजुअल होता है, वो अपना खुद का ऑडिट नहीं कर सकता अगर वो खुद का बिजनेस चला रहा हो तो? हाँ, ऑफ कोर्स नॉट। अगर मानो मैं मेरा मानो मतलब मैं भालुटिया क्लासेस में हूँ, मैं सर को बोली, मतलब मान के चलो मैं कोई और बिजनेस शुरू कर दी, ठीक है। अब मैं बोलूंगी, मान के चलो मैं कपड़ा बेचने का बिजनेस शुरू कर दी, ठीक है, मैं सोची मैं तो खुद ऑडिटर वो सीए हूँ, मैं अपना ऑडिट खुद कर लेती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है। आप कैसे कर सकते हैं, आपको आउटसाइडर से ही करवाना होगा। जिन्होंने फर्स्ट क्लास की थी ना उनको याद होगा, अगर मेरी बात याद रखते हो तो, कि एक फर्म जो होता है ना जहां पे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, उसका भी ऑडिट होता है, लेकिन दूसरे लोग करते हैं, ठीक है। हाँ तो एक दूसरे का भी ऑडिट होता है, लेकिन आप अपना ऑडिट खुद से कैसे कर लोगे, है ना, ठीक है। कभी भी आप अपने अगेंस्ट में गलत बात बताओगे क्या गवर्नमेंट को, कभी भी नहीं बताओगे, तो इसीलिए ये मैम, सब बोलो। मैं बोल रहा हूँ कंपनी साइड में ऐसा भी कहीं बोला गया कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए? यस, अभी सब आएगा इसमें, ठीक है। तो आप किसी कंपनी मैम के आई हैव अ डाउट। यस यस, किसका डाउट है? मैम शांभवी। यस शांभवी। मैम अगर आप विप्रो में काम कर रही हैं तो फिर तो आपके पास वो सीओपी भी नहीं होगा ना कि आप ऑडिट कर पाओ। नो, नहीं होगा मेरे पास सीओपी। ओके मैम। एक सेकेंड, मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, शाश्वत पूछिए क्या डाउट था। मैम मैं पूछ रहा था कि अगर कोई सीए है, उसने वो फर्म शुरू किया अपने फ्रेंड्स के साथ, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उसके पास लॉ का भी डिग्री है, मतलब ही हैज डन लॉ, तो क्या वो रिपोर्ट पे साइन कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट पे? आपका कहने का मतलब है वो दोनों डिग्री है उसके पास, लॉयर भी है और सीए भी है ना? यस मैम। हाँ, इस अब मैं बोलूँ ना, आप लोग इतना डेप्थ में जा रहे हो ना, मतलब
ठीक है, इससे ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि आप लोगों को बहुत जानने का वो है कि जानना है हर चीज, लेकिन ये सब सीए एक्ट में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना। अगर आप सीए भी हो, साथ में कुछ और भी हो, मानो सीएस हो या फिर कुछ भी हो, सीएमए हो या फिर लॉयर हो, आप साइमल्टेनियसली 2 डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बहुत लोगों को देखोगे जिन्होंने 2 पढ़ाई साथ में की, जैसे बहुत लोग होते हैं सीए के साथ सीएस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, सीए श्रुति चमरिया। मैं कभी भी नहीं लिख सकती हूँ सीए सीएस श्रुति चमरिया। समझ में आया? लेकिन बट बहुत लोग करते हैं एक्चुअली, तो ये तो गलत है। आप बताओ कौन करते हैं, मैं उनका कंप्लेन करती हूँ इंस्टीट्यूट में। मैम नो सीए मैम। के साथ जो लोग बीकॉम करते हैं वो लोग। बीकॉम वैसे मतलब इतनी बड़ी रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं होती है कि आप बीकॉम नहीं लिख सकते हो। इम्प्लाइड है कि आपने सीए किया तो आपने बीकॉम किया ही होगा। आप कभी भी देखियो कोई अपने नाम के बगल में लिखता है बीकॉम। मैं आप लोग बताना, क्या मैं ऐसा लिखूंगी कभी बीकॉम श्रुति चमरिया? आपने कभी तो कहा था मैम बीकॉम का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कब बोला ये चीज बीकॉम का कोई वैल्यू नहीं है? मैम मतलब मीन्स हम लोग को इतना पढ़ाया जा रहा है, ये कराया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी बीकॉम का कोई हाँ, डिग्री अब देखो आपका क्या बात क्वेश्चन था, मेरे को अभी भी याद है। आपने पूछा कि मैम जब हम लोग ऑडिट पढ़ते हैं हम लोग ऑडिट कर नहीं सकते हैं। अब ये तो सीए इंस्टीट्यूट का रूल है ना कि वो सिर्फ सीए से ऑडिट करवाता है, तो इस रूल को तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ा रही होती? ये नहीं कभी भी मैंने बोला है कि वैल्यू नहीं है। समझ में आया अभी? यस मैम। ठीक है। कोई भी पढ़ाई छोटी बड़ी नहीं होती, इट्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेते हो। सीए से भी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती है। सीएफए इतनी अच्छी पढ़ाई है, तो उसका क्या मतलब है सीए वाले लोग अपने आप को छोटा समझेंगे? ऐसा नहीं होते। चलो। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। शाश्वत का डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। बहुत कुछ है, मतलब ये जो एरिया है ना, कभी मेरे को एक्स्ट्रा क्लास कभी लेने का मन किया ना, या फिर आप लोग का सिलेबस थोड़ा टाइम पे कंप्लीट हो गया, तो आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी कि कितना कुछ इंपॉर्टेंट है इस ऑडिट में। मतलब कितना कुछ है जो मतलब हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सीए लोग का जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, उसमें वो लोग कुछ भी कलरफुल नहीं डाल सकते हैं, इतना सारा उसमें है। जो सीए लोग बोर्ड लगाते हैं उसमें कोई लाइट यूज नहीं होना चाहिए। सीए लोग अपना, जैसे कि मान के चलो मैंने अपना क्लोथ का एक बिजनेस खोला और सुंदर सा एक लोगो बनाई, मान के चलो ऐसा कुछ कुछ भी, ठीक है, लोगो बनाई, लेकिन मैं क्लोथ का नहीं, सॉरी, मैं सीए फॉर्म चला रही हूँ, ठीक है, और मेरा मन है कि मेरा लोगो कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं ये लोगो यूज नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ वही लोगो यूज कर सकती हूँ जो सीए इंस्टीट्यूट का लोगो है। एक ईगल बना हुआ है सीए इंस्टीट्यूट के लोगो में, वही लोगो मैं अपने फर्म के आगे भी लगा सकती हूँ। तो ये सब बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, वो सब एक्ट में लिखे हुए हैं। चलो, हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे थे। सबसे पहला क्या किए, व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं ना सबको? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले बोली, अगर आप उसी कंपनी के ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय हो तो आप क्या नहीं कर पाओगे, उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एक डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। मैं सेकंड नंबर डिस्क्वालिफिकेशन बता रही हूँ जिसमें आपका 3 डिस्क्वालिफिकेशन कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। एक्सीडिंग 5 लाख दिख रहा है ना?
शाश्वत दिख रहा है ना, एक्सीडिंग 5 लाख, एक्सीडिंग 1 लाख। थोड़ा सा ऊपर Yes, कर दिए, ma'am. थोड़ा सा हल्का सा। एक्चुअली ये पूरा जूम है, मतलब और ऊपर करने का स्कोप नहीं है इसमें, व्हाइट बोर्ड में ये थोड़ा सा लिमिटेशन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन है या फिर उसका कोई पार्टनर है, पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर का बात हो रहा है, आप लोग वाले पार्टनर मत सोचना, ठीक है, या फिर उसका कोई रिलेटिव है। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं। वैसे तो रिलेटिव का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए रिलेटिव क्या मतलब क्या होगा, या तो आप खुद, ठीक है, आपके ऊपर कौन होते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, आपके अगल बगल कौन होते हैं, भाई बहन, या फिर आपसे नीचे कौन होंगे, आपके बच्चे, ये रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर्स ब्रदर और आपके भी चिल्ड्रन, है ना, या तो डॉटर है या फिर सन है, ये रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर यू, ठीक है, मतलब आप लोग के सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है, बट इससे बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है, अपने लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिव का डेफिनेशन अपने लोग को क्या समझना है, मैं, मेरे मम्मी पापा, सॉरी, मेरे भाई बहन और मेरे से छोटे मेरे बच्चे, ये रिलेटिव का डेफिनेशन है। हम लोग में से कोई भी अगर ये 3 काम करेगा ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मैं मतलब मैं क्या हो जाऊंगी, पर्सन, मैं अपना बात कर रही हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी, मैं उस किसी भी कंपनी में ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। किसी भी कंपनी का मतलब जिसमें ये 3 काम हो रहा होगा, ठीक है। क्या बोली, या तो मैं खुद, या तो मेरा पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर, या फिर मेरे रिलेटिव, अगर ये 3 काम करेंगे किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगी, ठीक है। समझ में आया। पहला काम क्या कर रही हूँ, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी एक्सीडिंग ₹1 लाख, सिक्योरिटी होल्ड कर रही हूँ। सिक्योरिटी मतलब या तो उस कंपनी का शेयर, या तो उस कंपनी का डिबेंचर, क्या होल्ड कर रही हूँ, कितना रुपया का, 1 लाख रुपया से ज्यादा का, या फिर उस कंपनी से मेरा उधार है 5 लाख से ज्यादा का, या फिर मैंने उस कंपनी को गारंटी दिया है किसी और के लोन के लिए 1 लाख से ज्यादा रुपया का, तो मैं उस कंपनी में क्या नहीं बन पाऊंगी, ऑडिटर, ठीक है। ये मैंने काम किया, या फिर ये तीनों काम में से कोई भी काम मेरे पार्टनर ने किया, या तीनों में से कोई भी काम मेरे किसी रिलेटिव ने किया, तो मैं क्या नहीं बन पाऊंगी, उस कंपनी की ऑडिटर नहीं बन पाऊंगी, ठीक है। एक बार आप लोग बोर्ड को ध्यान से देखना, ठीक है। एक्सीडिंग 1 लाख लिखा हुआ है, मैं 1 मिनट में आ रही हूं। सबका हो गया, शाश्वत, अवी, श्रुति, पवन, साक्षी, शांभवी, हो गया क्या सबका, जल्दी, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अगर ये एक्सीडिंग नहीं करता तो आप ये बन सकती हैं ऑडिटर। यस, आपने मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आपने खुद ही आंसर दे दिया, मैं पूछने वाली थी इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अगर 1 लाख रुपया तक भी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख से ज्यादा हुआ प्रॉब्लम है, 5 लाख से ज्यादा हुआ प्रॉब्लम है, और इधर भी गारंटी भी 1 लाख से ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मैं क्या बोली, आप कहाँ ये सब चीज होल्ड कर रहे हो, कंपनी में। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां लिखती हूँ बगल में। अगर आप ये देखो, 3 लोग 3 काम, मतलब 3 में से कोई भी लोग 3 में से कोई भी काम, कहाँ कहाँ अगर ये चीज करेंगे तो प्रॉब्लम है, या तो कंपनी में, ठीक है, शॉर्ट में इसको कैश बोलती हूं मैं, ठीक है। कैश में अगर ये काम आप लोग करते हो, कैश मतलब C फॉर कंपनी, A फॉर एसोसिएट कंपनी, S फॉर सब्सिडरी कंपनी, H फॉर होल्डिंग कंपनी। क्या मैंने बोला, मान के चलो मैं हूं, ठीक है, मैं सिक्योरिटी होल्ड करती हूं किसी कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में, तो भी मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। मेरा पार्टनर है, वो इन मतलब उधार में है किसी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के,
तो भी मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। मेरा कोई रिलेटिव है, वो गारंटी दिया हुआ है किसको, एसोसिएट कंपनी को, तो भी मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। अब आप लोग पहले ये बताओ, आप लोग को इसका मतलब पता है ना, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग, कि ये मेरे को बताना है। जैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत अकाउंट्स के, आप लोगों को आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, बट अगर नहीं पता है तो जल्दी बोलो, मैं बताऊंगी। अवी, पता है अवी? भूल गया मैम, पता था, पढ़ा था कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में पढ़े थे, ठीक है, चलो सुनो। कंपनी है विप्रो, ठीक है। विप्रो कंपनी में मान के चलो इन्फोसिस कंपनी, विप्रो कंपनी में मान के चलो इन्फोसिस कंपनी शेयर होल्ड करती है, ठीक है। इसलिए मैंने अपसाइड एरो बनाया क्योंकि इन्फोसिस होल्ड कर रही है विप्रो में मोर देन 50% शेयर, ठीक है। मान के चलो 60% शेयर, तो इन्फोसिस क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी। किसकी होल्डिंग, विप्रो की। और विप्रो क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी। किसकी सब्सिडरी, इन्फोसिस की। तो एक सब्सिडरी होल्डिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्ड करे, ठीक है। तो इन्फोसिस क्या कहलाई, क्योंकि ये होल्ड कर रही है, होल्डिंग। और विप्रो क्या कहलाई, सब्सिडरी। सब्सिडरी और होल्डिंग समझ में आया, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग विप्रो को ऑडिट करना चाहते थे, लेकिन मेरे ना मान के चलो मेरे पापा इन्फोसिस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। किसमें शेयर होल्ड करते हैं, इन्फोसिस कंपनी में। कितना का, सिक्योरिटी एक्सीडिंग 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा का। डायरेक्टली वो विप्रो में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन विप्रो की होल्डिंग में तो कर रहे हैं ना, तो मैं विप्रो का भी ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? डाउट है तो प्लीज अभी पूछो, मैं बार बार एक ही प्रोविजन को नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि कंपनी ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर है। कोई डाउट नहीं है किसी को? शांभवी, शांभवी बताइए, डाउट है उनको कोई? नो मैम। ठीक है, मैं वापस से बोल देती हूँ। आप कंपनी में होल्ड करें तो भी प्रॉब्लम, आप कंपनी की होल्डिंग में होल्ड करें तो भी प्रॉब्लम, आप कंपनी की सब्सिडरी में होल्ड करें तो भी प्रॉब्लम, आप कंपनी की एसोसिएट में होल्ड करें तो भी प्रॉब्लम। अब मान के चलो नेक्स्ट एग्जांपल, विप्रो कंपनी होल्ड करता है, मान के चलो श्रुति लिमिटेड बोल के एक कंपनी है। विप्रो लिमिटेड श्रुति लिमिटेड में होल्ड करता है 70% शेयर, मींस मोर देन 50, ठीक है। शांभवी मेरे को बताएगी कौन सी कंपनी यहाँ पे होल्डिंग है, जल्दी शांभवी। विप्रो इज द होल्डिंग कंपनी, श्रुति लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी। यस। अब मानो मेरी सिस्टर श्रुति लिमिटेड में शेयर होल्ड करती थी, सिक्योरिटी होल्ड करती थी एक्सीडिंग ₹1 लाख। तो आप तो बोलोगे मैम विप्रो से तो कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है। विप्रो की वो क्या है, सब्सिडरी, तो भी मैं विप्रो में ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। समझ में आया? ये हो गया सब्सिडरी और होल्डिंग वाला रिलेशन। या तो मैं मतलब कंपनी की होल्डिंग में मतलब शेयर होल्ड करती हूँ मैं, मेरे पार्टनर या फिर मेरे रिलेटिव, या मैं कंपनी की सब्सिडरी में कुछ होल्ड करती हूँ। एसोसिएट का मतलब होता है मोर देन या फिर इक्वल टू 20% शेयर, 20% या फिर उससे ज्यादा शेयर होल्ड करने पे वो आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। मान के चलो विप्रो में अवी लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, उसमें विप्रो लिमिटेड कितना होल्ड करती है, 25%। आप तो खुश हो गए, आप बोले मैम होल्डिंग तो बना ही नहीं, मोर देन 50 नहीं है। मैं क्या बोलूंगी, नो। यहाँ क्या बन गई, विप्रो और अवी लिमिटेड क्या कहलाएगी, दोनों आपस में एसोसिएट कंपनी कहलाती है। तो अगर मेरा कोई रिलेटिव, मान के चलो मेरी मम्मी, मान के चलो अवी लिमिटेड में गारंटी दी हुई है एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो भी मैं विप्रो कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। मैम एक बार फिर से बोलिए। देखो अगर मैं तीन लोग कौन तीन लोग, मैं, मेरे पार्टनर, मेरे रिलेटिव, 3 काम अगर करेंगे, क्या 3 काम, या तो सिक्योरिटी होल्ड करेंगे एक्सीडिंग ₹1 लाख, या तो उधार में है एक्सीडिंग ₹5 लाख, या फिर उस कंपनी को गारंटी दिए हुए हैं एक्सीडिंग ₹1 लाख, ठीक है। ये 3 काम किस में करेंगे, कैश में, या तो कंपनी में,
या तो कंपनी की होल्डिंग में, सॉरी कंपनी की एसोसिएट में, या तो कंपनी की सब्सिडरी में, या तो कंपनी की होल्डिंग में। तो क्या नहीं होगा, मैं किसी का भी मतलब मैं मेन कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। जल्दी बोलो शाश्वत, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब अगर इस पूरे प्रोविजन को मैं एक शॉर्ट में बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, पर्सन और हिज पार्टनर और रिलेटिव, सेम बनाऊंगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कर रहे हैं? 3 काम, 3 में से कोई भी एक काम याद रखना। क्या काम? सिक्योरिटी एक्सीडिंग 1 लाख, इनडेटनेस मतलब उधार एक्सीडिंग 5 लाख। और यहां क्या बोली थी? गारंटी। हाँ, मैं गारंटी दे के रखी हूं, ठीक है। गारंटी देने का मतलब पता है ना, गारंटी गिवन एक्सीडिंग 1 लाख। ये तीनों काम मैंने किसमें किए हैं? मैंने ये तीनों काम किए हैं या तो सी में मतलब कंपनी में, या तो एसोसिएट में, कैश इज शॉर्टकट है ना, ए फॉर एसोसिएट, या फिर सब्सिडरी में, या फिर होल्डिंग में। तो मैं क्या हो जाऊंगी? ऑडिटर की तरह इनएलिजिबल हो जाऊंगी, मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नो मैम। मैं गारंटी का मतलब बताती हूँ। जैसे क्या हुआ, विप्रो लिमिटेड का किसी भी कंपनी के साथ काम चलता था, ठीक है, या तो विप्रो का, या तो उसकी एसोसिएट का, या सब्सिडरी का, या होल्डिंग का, चारों में से किसी का भी, किसी और के साथ कोई काम चलता था। मान के चलो विप्रो का काम चलता था श्रुति लिमिटेड से, ठीक है। विप्रो लिमिटेड ने श्रुति लिमिटेड से लोन लिया था, ठीक है। तो सॉरी, श्रुति लिमिटेड ने विप्रो से लोन लिया था, ठीक है। विप्रो और श्रुति लिमिटेड का काम चलता था। श्रुति लिमिटेड ने विप्रो से लोन लिया था। अब विप्रो को तो वो लोन चाहिए ना टाइम पे, विप्रो तो बोलेगा मेरा लोन मेरे को वापस दो। मैं विप्रो को बोली कि आप ना श्रुति लिमिटेड से मत पैसा मांगने जाइएगा, आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं गारंटी देती हूँ श्रुति लिमिटेड का पैसा मैं आपको चुका दूंगी, ठीक है। ये मतलब होता है गारंटी देना, ठीक है। आप बोलोगे मैम आप क्यों दोगे गारंटी? हो सकता है मेरा श्रुति लिमिटेड के साथ अपना कोई इंटरेस्ट हो, मेरा कुछ ट्रेड हो, उससे कोई भी बात हो, तो मैं विप्रो लिमिटेड को क्या दे रही हूँ? गारंटी। कितना का? एक्सीडिंग 1 लाख। मेरा विप्रो लिमिटेड से उधार लिया हुआ है कितना? एक्सीडिंग 5 लाख। या फिर मैं मतलब कैश में, या तो विप्रो में, उसके एसोसिएट में, या तो सब्सिडरी होल्डिंग में सिक्योरिटी या फिर कोई भी इंटरेस्ट होल्ड करती हूँ, मतलब शेयर होल्ड करती हूँ, ये सब कितना? एक्सीडिंग 1 लाख। तो मैं क्या हो जाऊंगी? इनएलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है। जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है? मैम पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव में हस्बैंड या वाइफ इंक्लूडेड है? रिलेटिव में तो इंक्लूड है ना, मैंने रिलेटिव में नहीं बताया था क्या हस्बैंड वाइफ? नहीं मैम। सॉरी, हस्बैंड वाइफ भी होंगे। हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे पार्टनर मतलब स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड हमारे चिल्ड्रन। जब मैंने चिल्ड्रन बोला तो इम्प्लाइड है कि हस्बैंड वाइफ होगा ये। मैम हेलो। हाँ, मैम एक बार गारंटी बताइए ना, गारंटी। किसका क्वेश्चन है? गुरु। गारंटी का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। विप्रो लिमिटेड थी, काम करती थी मानो श्रुति लिमिटेड के साथ। श्रुति लिमिटेड ने विप्रो लिमिटेड से लोन लिया कितना का? कितना भी रुपया का लोन लिया। अब मैं क्या की, श्रुति लिमिटेड को कुछ टाइम के बाद लोन चुकाना पड़ता, मान के चलो 5 इयर्स के बाद। मैं एक दिन विप्रो लिमिटेड के पास आई और क्या बोली, आप श्रुति लिमिटेड के पास लोन का पैसा लेने मत जाना, मेरे पास आ जाना, हम आपको क्या देते हैं? गारंटी कि हम उसका लोन चुका देंगे। या फिर मैंने विप्रो लिमिटेड को बोला अगर श्रुति लिमिटेड लोन नहीं चुका पाएगी तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपका लोन क्या कर दूंगी? पे ऑफ, पूरा लोन आपका चुका दूंगी। तो इसका मतलब क्या है? मैं विप्रो लिमिटेड को क्या दे रही हूँ? गारंटी दे रही हूँ ना। क्या आपको मैं गारंटी देती हूँ अगर श्रुति लिमिटेड को कुछ भी हुआ, वो पैसा नहीं दी, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ कि मैं उसका पैसा आपको दूंगी, ये गारंटी है। कितना का गारंटी दी हूँ? एक्सीडिंग 1 लाख।
1 लाख तक दोगे कोई ओके मैम, प्रॉब्लम नहीं है, ओके मैम। ठीक है। मैम मतलब इसका थर्ड पर्सन इंक्लूडेड रहता है इसमें? हाँ, यस, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब क्या, ये कौन है हम लोग के केस प्रोविजन के अकॉर्डिंग? या तो मैं हूं, या तो मेरे रिलेटिव हैं, या तो मेरे पार्टनर हैं। काम याद रखना, देना लेना लोन सिक्योरिटी, काम तीनों में से कोई एक ही कर रहा है। कोई एकदम ही थर्ड पार्टी करे उससे ऑडिटर को क्या मतलब है? इसलिए मैं बोल रही थी ना बार बार। समझ में आया अभी? यस मैम। 3 लोग 3 टाइप का काम करें और 4 में से किसी भी जगह काम करें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 3 लोग कौन? या तो मैं, या तो मेरा रिलेटिव, या तो मेरे पार्टनर। क्या 3 काम? या तो सिक्योरिटी होल्ड करो या इंटरेस्ट होल्ड करो एक्सीडिंग 1 लाख, या तो फिर उधार में हो एक्सीडिंग 5 लाख, या फिर गारंटी दिए हुए हो कितना, एक्सीडिंग 1 लाख। किन 4 में ये काम किए वो? या तो कंपनी में, या तो उसके एसोसिएट में, या तो उसकी सब्सिडरी में, या तो उसकी होल्डिंग में। तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार आप लोग को बुक दिखा देती हूँ आप लोगों की। देखो, एन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि कब कब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आप उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब आप और कब डिस्क्वालीफाई होगे? पॉइंट नंबर 4 देखना, अ पर्सन हिज रिलेटिव पार्टनर। ठीक है, अगर आप इस चीज को ऐसे पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं जो चार्ट वैसे बनाई थी कि 3 लोग 3 काम कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं, कैश में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा क्या क्या कर रहे हैं, इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। कहाँ कहाँ? कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, एसोसिएट में। इतना याद रखना है। एक्सीडिंग ₹1 लाख। इनडेटनेस में है किसका? सब्सिडरी में, होल्डिंग में, कंपनी में, एसोसिएट में। कितना? 5 लाख से ज्यादा। या फिर गारंटी दिए हुए कितना? सब्सिडरी को, कंपनी को, होल्डिंग को, एसोसिएट को इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यही लिखा हुआ है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 बहुत बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है। कोई भी पर्सन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी का पार्टनर है, या फिर उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर उसका ऑफिसर या एम्प्लॉय है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेम बात है, ऑफिसर या ये। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आप लोग को अभी नहीं देखना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप, मान के चलो मैं किसी को कंपनी को ऑडिट करने जा रही हूँ और उस कंपनी से ना मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है। सेम कंपनी से है, होल्डिंग से, एसोसिएट से है, सब्सिडरी से है, एसोसिएट से है, होल्डिंग से है ना, कैश से। कैश में से किसी में से भी अगर मेरा कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो मैं उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब बिजनेस रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? मैं उससे खरीद बिक्री करती हूँ, बाई सेल का काम होता है, तो मैं क्या नहीं बन सकती हूँ? उस कंपनी की ऑडिट नहीं बन सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आए, इसका आंसर मेरे को शांभवी देगी। ठीक है, साक्षी देगी आंसर। साक्षी, मान के चलो मेरी सिस्टर किसी कंपनी के एसोसिएट कंपनी में, चलो मैं सिचुएशन ड्रॉ करती हूँ। मेरा क्वेश्चन है, शालिनी चमरिया सिस्टर ऑफ श्रुति चमरिया हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड क्या है? विप्रो की होल्डिंग कंपनी है। साक्षी को बताना है क्या श्रुति चमरिया, ठीक है, विप्रो को ऑडिट कर पाएगी? नो मैम, वो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी?
शाश्वत बताएगा कर पाएगी या नहीं। कर पाएगी मैम। कर पाएगी, पवन का आंसर था, क्योंकि प्रोविजन में सिर्फ पर्सन कवर है, उसके रिलेटिव कवर नहीं है, उसका पार्टनर कवर नहीं है। तो जो प्रोविजन जो बोले ना उसी को देखो, हमेशा एक ही प्रोविजन हर जगह लगेगा ये जरूरी नहीं है। यहाँ क्या है लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने पर्सन इसलिए सर्कल किया था। अब पर्सन फर्म लिखा हुआ है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, तो क्योंकि दोनों ही ऑडिटर होते हैं। अगर उनका क्या है बिजनेस रिलेशनशिप है, कंपनी से, सब्सिडरी से, होल्डिंग से, तो क्या नहीं हो पाएगा, मैं उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती। बट यहाँ मेरे रिलेटिव का बात नहीं हो रहा है। समझ में आया साक्षी? Yes, ma'am. Now it's clear. यस, अब देखो पॉइंट नंबर 7 देखना, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। मतलब जैसे कि मैं ना मान के चलो किसी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी की, ठीक है, और ना एक ऑफर आया कि विप्रो लिमिटेड का ऑडिट करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, मैं तो ऑलरेडी एक जगह फुल एम्प्लॉयमेंट में हूँ, मतलब जॉब कर रही हूँ, तो मैं विप्रो को ऑडिट करने कैसे जा सकती हूँ? ये वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पे आप फुल टाइम एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉई हो, साथ में आप कहीं और का ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 8, अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ फर्म होल्ड्स अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी। क्या इसका मतलब है, ध्यान से देखना। मान के चलो मैं हूं या फिर एबीसी लिमिटेड है, दोनों ही ऑडिटर बनने के लायक है, ठीक है, मतलब दोनों क्वालिफाइड है, यहाँ पे भी फर्म मतलब मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऑलरेडी श्रुति ना, मैम एक बार फिर से बोलिए। एक सेकेंड मैं बोलूंगी। ऑलरेडी श्रुति 19 कंपनी का ऑडिट कर रही है प्रेजेंट में, ठीक है, और एबीसी लिमिटेड भी 20 कंपनी का ऑडिट कर रही है। एबीसी लिमिटेड अब 21वें का ऑडिट नहीं कर सकती है, श्रुति लिमिटेड बस एक का ऑडिट और अपने हाथ में ले सकती है, ठीक है। फिर से सुनो, कोई भी पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब जो ऑडिटर है, या फिर कोई फर्म जो ऑडिटर है ना, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब एलिजिबल है बेसिकली, ये लोग दोनों। अच्छा, एक बात अभी बताऊंगी, देखूंगी तुम लोग कितना समझ रहे हो, ठीक है। श्रुति को कितना मैक्सिमम ऑडिट करना अलाउ है? 20 कंपनी का ऑडिट। ये क्यों बनाया गया? ऐसा नहीं कि एक ही सीए को सारा काम मिल जाए, सबको काम मिले, है ना, तो बोला गया कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर कितना ऑडिट कर सकता है? 20 कंपनी का। अच्छा, इसका आंसर ना मेरे को कौन देंगे? गुरु देंगे, ठीक है, बहुत देर से शांत है। एबीसी लिमिटेड में मानो 3 पार्टनर है, ए से अभिषेक, बी से मानो विनीत, सी से मानो चतुर, ठीक है। गुरु मेरे को बोलेंगे ये पूरा फर्म का बात कर रही हूँ, कितना ऑडिट कर सकता है मैक्सिमम? 20। शाश्वत आपका क्वेश्चन नहीं था मैम 16। जल्दी, कितना? 60। वेरी गुड। एक इंडिविजुअल ऑडिटर पे कितना है? 20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ये लोग तीनों मिला के कितना कंप्लीट कर सकते हैं? 60 कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, है ना। लेकिन मानो इसका 20 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये अब एक भी ऑडिट और नहीं करेगा, मतलब ऑडिट रिपोर्ट जो जाएगा उस पर इसका साइन नहीं जाना चाहिए। मानो इसने 19 ही किया है 20 में से, तो एक पे ये कर सकते हैं। मानो इसने 10 ही किया है, तो ये 10 और कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्म को टोटल कितना ऑडिट मिल सकता है? 60 कंपनी का ऑडिट मिल सकता है। कंपनी के ऊपर सीलिंग लिमिट है, याद रखना, ठीक है। तो एक ऑडिटर मैक्सिमम कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकता है? अगर वो इंडिविजुअल है तो 20, अगर पार्टनर है तो भी 20, लेकिन अगर फर्म है तो सारे पार्टनर का जोड़ दो और टोटल बता दो, उतना एक फर्म ऑडिट कर सकता है। क्लियर हुआ सबका ये प्रोविजन? मैम मेन मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर में वो सिर्फ बीसी ऑडिट कर सकता है ना? यस। ओके मैम, ओके, थैंक यू। यस, किसका डाउट था? अभी का? यस मैम, मैम बोल रहा था कि मैंने अगर ए का 19 कंप्लीट है तो बी ए के बिहाफ में नहीं कर सकता, अगर बी का 20 से ज्यादा हो गया तो? नहीं, बिहाफ में क्या करने का मतलब? आपका साइन तो जाएगा, साइन तो आप ऐसे करोगे ना, साइन
देखो, मैं एक दिन और भी बोली थी कि काम कौन करते हैं, आर्टिकल्स लोग, लेकिन साइन किसका होता है, जो बॉस लोग होते हैं। तो काउंट तो उनका ही नाम पे ऑडिट होता है, मेरे नाम पे थोड़ी ना होता है। मैं तो सिर्फ एक ट्रेनी हूँ, मैं तो वहां पे काम सीख रही हूँ। तो अगर मेरे एक बॉस का 20 ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी साइन हो चुका है, मतलब वो 20 ऑडिट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब वो 21वें ऑडिट रिपोर्ट में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस, एक सेकेंड। हाँ, तो ये मैम अपना मुझे था। पॉइंट नंबर 9 दिया है, a person who has been convicted by अभी मैं court. आई हूँ अभिषेक इस पॉइंट, शाश्वत इस पॉइंट में No मैम, नहीं ना। एडवांस डाउट नहीं पूछना है, अभी मैं सब बताऊंगी, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगी। ठीक है, चलो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। अगर कोई ठीक है, एक सेकेंड श्रुति। अगर कोई इंडिविजुअल है जो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो ऑडिटर बन सकता है। अगर कोई फर्म है जहां पे मेजॉरिटी पार्टनर चार्टेड अकाउंटेंट है, वो फर्म भी ऑडिटर बन सकता है। और एक एलएलपी भी ऑडिटर बन सकता है जहां पे पार्टनर्स लोग चार्टेड अकाउंटेंट है। आप कब कब ऑडिट नहीं कर पाओगे, जब आप उसी कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, उसी कंपनी के डायरेक्टर हो, या फिर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में उस कंपनी से, तो आप उसी कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाओगे। 3 वाला प्रोविजन, पर्सन, उसका पार्टनर, उसका रिलेटिव, 3 में से कोई भी काम कर रहा है, 4 में से कोई भी जगह कर रहा है, इसको ऐसे याद रखना है। 3 में से कोई भी कर रहे हैं, 3 में से कोई भी काम कर रहे हैं, और 4 में से किसी भी एक जगह कर रहे हैं, तो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आपका या आपकी फर्म का कंपनी के साथ, एसोसिएट के साथ, सब्सिडरी के साथ, होल्डिंग के साथ क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो भी आप कंपनी का क्या नहीं कर सकते हो, ऑडिट नहीं कर सकते हो। कोई बंदा है या फिर कोई उसका या फिर किसी फर्म का पार्टनर है, मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकते हैं, 20 ऑडिट, 20 कंपनी का ऑडिट। कोई पर्सन है, अगर वो कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोग कवर किए। किसी को कोई डाउट है? श्रुति ने आई गेस हैंड रेज किया था। मैम एबीसी अगर फर्म है तो मैम उसका जितना पार्टनर है मैम वो लोग सबका अलग अलग ऑडिटिंग होगा? देखो, नाइस डाउट। वैसे देखो, जैसे एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, इसके पास 20 कंपनी का ऑडिट आया। ठीक है, चलो 20 का नहीं बोलती हूँ, मान के चलो 50 कंपनी का ऑडिट आया। ठीक है, अब ऑडिट तो बेसिकली आर्टिकल लोग कर रहे हैं, ये लोग का। ठीक है, अब क्या हुआ, 20 कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में, मैं क्या बोली, रिपोर्ट में जिसका साइन जाता है उसी का कहलाता है वो ऑडिट हुआ है, मतलब वही बंदा उसका ऑडिट किया है। 20 कंपनी में मानो ए का पार्टनर ए का साइन जा चुका है, मतलब ए ने 20 कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में साइन कर दिया। अब वो 21वें कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में साइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, 30। ठीक है, 30 में से मानो बी ने 10 ऑडिट रिपोर्ट में साइन कर दिया है, बी अभी भी एलिजिबल है कि वो 10 और में साइन कर दे। समझ में आ रहा है? सी ने मानो 20 में साइन कर दिया, तो यहाँ पे ए और सी, ये लोग का तो खत्म ही हो गया। ये लोग अब 21वें ऑडिट रिपोर्ट में साइन नहीं करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में साइन करने का मतलब है कि आपने वो ऑडिट किया है। ठीक है, बी अभी भी कितना और कर सकता है, 10 और, लेकिन कंपनी के पास टोटल 50 ही ऑडिट आया, तो 10 के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो 10 का और रिपोर्ट साइन कर सकता है। एकदम इस बात को दिमाग में डाल लो, रिपोर्ट साइन करने का मतलब है आपने ऑडिट किया, आप ऑडिटर थे। समझ में आया श्रुति? श्रुति का डाउट था ना? हाँ मैम। ठीक, यही था आपका डाउट। और मैम आप, हाँ बोलो श्रुति। मैम अगर यहाँ पे मैक्सिमम 20 है ऑडिटिंग करने का लिमिट, तो मैम मिनिमम कितना है कम से कम? मिनिमम कुछ नहीं है, आज किसी को मिनिमम कितना काम मिलेगा इस पे कोई लिमिट नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आपको अगर ऑडिट नहीं मिला तो आपको आपका डिग्री आपसे वापस ले लिया जाएगा। आप बेरोजगार हो, इसका यही मतलब है ना, कि आपके पास एक भी ऑडिट नहीं है मतलब आप बेरोजगार हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। लेकिन ऐसा कोई लिमिट, मिनिमम पे कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? चलो अब पॉइंट नंबर 9। हाँ, किसका डाउट है अब? मैम शांभवी। हाँ शांभवी बोला। मैम अगर ए का सिर्फ 20 ऑडिटिंग्स वो किया है, 20 कंपनी सॉरी 19 कंपनीज का अगर वो किया है, तो एंड बी का अगर 20 हो गया है, तो बी 21st करके वो ए से साइन करवा सकता है?
ऑडिटर नहीं, ऑडिट देखो जनरली क्या होता है, जैसे कि आप बोले ए और बी कर सकता है कि बी ऑडिट कर दे, साइन ए से करवा ले, ऐसा भी होता है। बी के अंदर कोई आर्टिकल है वो काम किया लेकिन वो लोग साइन ए से करवा ले, लेकिन जिसका साइन हो रहा है ऑडिट तो उसी का कहला रहा है ना। समझ में आ रहा है? करके कोई और है उससे नहीं मतलब, हम लोग को रिपोर्ट से मतलब है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 9। चलो पॉइंट नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, जो शाश्वत पॉइंट बोल रहे थे, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताओ, शाश्वत ही बताएंगे। accused, हाँ मतलब उसको बेसिकली दोषी पाया गया, ठीक है। कोई पर्सन है वो ऑडिटर था, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो कोई गलत काम किया, उसको क्या किया गया, दोषी, दोषी करार करना बोलते हैं ना, ठीक है। मानो ऑन 1 जनवरी 2010 को उसको दोषी करार किया गया। पता है आपको वो कितना दिन तक किसी भी कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा, किसी भी कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा, मतलब एकदम 10 बेरोजगार years. हो जाएगा 10 साल तक। 1 जनवरी 2010 से लेके जब तक पूरा 10 साल खत्म नहीं हो जाता है ना, यानी कि 2020। हाँ, तो वो 1 जनवरी 2020 तक कोई काम नहीं कर पाएगा, ऑडिट नहीं कर पाएगा बेसिकली। वो 2 जनवरी 2020 से अपना ऑडिट करना शुरू कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट उसको क्यों दोषी करार किया, उसने कोई फ्रॉड किया था, कोई गलत काम किया था, ठीक है, और उसके लिए उसको जो पनिशमेंट मिला ना, उस पनिशमेंट से लेके मतलब जेल उसको हुआ, उस पनिशमेंट से लेके अभी तक का 10 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ है। मतलब वो 10 साल तक बेरोजगार अगर बैठ गया तो ठीक है, अगर नहीं बैठा तो हम उसको ऑडिट नहीं करने देंगे। मान के चलो 1 जनवरी 2010 को उसको दोषी करार किया गया, विप्रो कंपनी को पता नहीं था, विप्रो कंपनी 1 जनवरी 2012 को उसको ऑडिट का ऑफर दिया, ये ऑडिट नहीं कर सकता है, अगर ये किया तो फंस जाएगा, है ना। तो यही ये प्रोविजन था। क्लियर हुआ? तो आप कोई भी गलत काम किए, कोर्ट आपको दोषी करार किया है, और 10 साल का पीरियड उस दिन से खत्म नहीं हुआ है जिस दिन आपको दोषी करार किया गया था, तब तक आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। यस अभिषेक, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। मैम वो 2010 से उससे पहले वो जिसका कर रहा था वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता है 2010? देखो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, मतलब ये जो पूछे आपने, जो प्रोविजन पूछा है ऐसा कुछ है नहीं, बट एज पर माई एक्सपीरियंस और एज पर माई नॉलेज बताऊंगी, बीच में वो ऑडिट रोक दिया जाएगा, दूसरे ऑडिटर को बुलाया जाएगा। अगर कोई, अब किसी को जेल हो गया, हम उसको कैसे बुला के ऑडिट करवाएंगे? मैम 10 इयर्स का जेल हो जाता है? 10 इयर्स का जेल थोड़ी ना, जेल कितना भी टाइम का हो, 10 साल आपका खत्म नहीं हुआ है जिस दिन से आपको कोर्ट में ऑर्डर मिला कि आप गिल्टी हो, उस दिन से 10 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली माना जाता है कि 10 साल का टाइम दिया जाता है ऑडिटर को कि आप अपनी गलती को ठीक कर लो या फिर आप अच्छे आदमी बन जाओ। समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ 10 years has not been elapsed from the date of conviction। समझ में आया? जेल का बात नहीं हो रहा है कि आपको कितना साल का जेल हुआ है, यहाँ बोल रहा है आपको जितना भी जेल हुआ हो, लेकिन आपका जिस दिन आपको कन्विक्ट किया गया, कोर्ट जिस दिन ऑर्डर देता है कि फाइनल ऑर्डर कि दिस पर्सन इज फाइंड गिल्टी, उस दिन से लेके आज तक अगर 10 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ, हम आपको नहीं ऑडिट करने देंगे। अगर आपका आज 10 साल खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन से आप ऑडिट करना शुरू कर सकते हो। क्लियर? किसी का कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अ पर्सन जिसका रिलेटिव या तो कंपनी में डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट में, ये सब सेम ही बात है, ठीक है। तो ये सब केस में आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 10 आप लोग अभी नहीं करोगे, ठीक है, ये मैं जब बताऊंगी तब आप लोग को करना है, क्योंकि अभी आप लोग नहीं समझोगे ये चीज, ठीक है। स्पेशलाइज सर्विस क्या होता है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन खत्म किए, क्वालिफिकेशन खत्म किए। डिस्क्वालिफिकेशन में हमेशा हर बैच में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत डाउट रहता है। आगे आप लोग का इतना डाउट नहीं होगा। श्रुति क्या डाउट है आपका, जल्दी पूछिए। আমি একটু পরে আসছি। श्रुति आपका डाउट पूछिए। हाँ मैम,
अगर जिसको ये क्या बोलते हैं 10 इयर्स का जो भी अगर कोई मतलब फ्रॉड किया है उसको 10 इयर्स का जेल हुआ या फिर उसको गिल्ट के लिए छोड़ दिया गया 10 इयर्स, तो मैम उसके पहले अगर वो আমি इंसान একটু পরে আসছি বললাম। शाश्वत, म्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप हमको बोल रहे थे? नो मैम। ओके। श्रुति, आप फिर गलत आप बोल मैम रही हो। मैंने ये बात कभी भी नहीं बोला कि 10 साल का जेल हुआ है। जिस जेल दिन नहीं आप हुए मैम, हम बोल रहे हैं कि जेल का बात नहीं कर रहे, सॉरी मैम फॉर दैट। मतलब वो 10 इयर्स का जो गिल्टी हुआ है कि 10 इयर्स तक उसको कोई ऑडिटिंग करने नहीं मिलेगा, तो मैम वो 10 इयर्स पहले अगर जो कर रहा था मतलब कि अगर वो 10 ऑडिटिंग पहले कर चुका है फिर उसके बाद वो फ्रॉड किया और उसको 10 इयर्स का क्या बोलते हैं कि उसका वो सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ या फिर गिल्ट हो गया, तो मैम उसके बाद वो 10 ऑडिटिंग जो पहले किया उसके बाद का बाकी का 10 ऑडिटिंग करेगा या फिर वो स्टार्टिंग से कंटिन्यू वापस 20 और कर सकता है? आप बात कर रहे हो 10 साल खत्म होने के बाद का बात? यस मैम। पूरा फ्रेश 20 उसको मिलेगा। हर साल का बात है ना, हर साल आप 20 कंपनी का कर सकते हो। आप पहले कुछ भी किया, आप इतना दिन गिल्ट में थे, इतना दिन आपको काम नहीं मिला, अब जब आपका फ्रेश शुरू होगा आपको 20 मिलेगा, वो 10 नहीं काउंट होगा। ओके, थैंक यू मैम। किसी और का मैम कोई? ये जो 10 साल मैं सिर्फ ऑडिट नहीं कर सकता या कोई भी अकाउंट से रिलेटेड काम नहीं कर सकता? अगर देखो जेल चल गया तो वैसे कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर जेल नहीं गया, सिर्फ पेनल्टी लगा है, लेकिन दोषी माना गया, उसको सिर्फ पेनल्टी लगा के कोर्ट छोड़ दिया, किसी कंपनी को ऑडिट तो नहीं कर पाएगा। अकाउंट से रिलेटेड छोटा मोटा काम कर सकता है, अकाउंटेंट वर्क, ये सब। ओके मैम। मैम 4 नंबर का 2 एंड 3 एक बार फिर से समझा सकते हैं? इसका 4.4 डिस्क्वालिफिकेशन का। एक सेकेंड, व्हाट इज 0.4? ये 3 वाला पॉइंट। हाँ 2 एंड 3 से मैम। डिस्क्वालिफिकेशन का कौन से पॉइंट में आपको डाउट है? 2 मैम 2 एंड 3 बोथ। 2 तो बहुत इजी है। 2 में क्या लिखा हुआ है? आप उसी कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, तो आप उसी कंपनी का ऑडिट कैसे करोगे? 3 में लिखा हुआ है उस कंपनी का जो ऑफिसर या एम्प्लॉय है, आप उसके भी एम्प्लॉय हो या आप उसके अंदर काम करते हो या फिर उसके पार्टनर हो। देखो, इतना ना डेप्थ में याद रखने का जरूरत नहीं है। आपका उस कंपनी से कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे तो आप एम्प्लॉय हो, उस कंपनी के डायरेक्टर हो, उस कंपनी के ऑफिसर हो, उस कंपनी के ऑफिसर के एम्प्लॉय हो, मतलब उस ऑफिसर के अंदर काम करते हो, उस कंपनी के डायरेक्टर के अंदर काम करते हो, तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। सिंपल है। 0.236 सेम है ऑलमोस्ट। समझ में आया पवन? ठीक है। देखो, डिस्क्वालिफिकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े। अगर आप उसी कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय हो, ऑडिट नहीं कर पाओगे। उस कंपनी के डायरेक्टर या फिर ऑफिसर के एम्प्लॉय हो तो भी ऑडिट नहीं कर पाओगे। आपका रिलेटिव अगर उस कंपनी में डायरेक्टर या एम्प्लॉयमेंट में तो भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। फिर क्या पढ़े, आप अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो कहीं और, तो आप किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हो। फिर आपको कन्विक्ट किया गया और 10 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ, आप 10 साल तक कोई ऑडिट नहीं कर पाओगे। आपका कंपनी से, एसोसिएट से, सब्सिडरी से, होल्डिंग से कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप था, आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। और वो 4 नंबर पॉइंट में पढ़े थे, 3 लोग 3 में से कोई भी काम करे, 4 में से कहीं भी करे, तो क्या हो जाएगा? आप इनएलिजिबल हो जाओगे। डिस्क्वालिफिकेशन कंप्लीट है सबका। और एक वो 20 वाला कि आप अगर इंडिविजुअल ऑडिटर हो या फिर पार्टनर हो तो आप मैक्सिमम कितना ऑडिट कर सकते हो? 20 कंपनी का, 21 को भी टच नहीं कर सकते हो। किसी को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, जल्दी। मेरा रिलेटिव है, उस कंपनी में काम कर रहा है, फिर भी मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता? नहीं, देखो पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? A person whose relative is the director or is in the employment of a company or a director or a key managerial person. अगर मेरा रिलेटिव किसी कंपनी में या तो डायरेक्टर है या फिर की मैनेजरियल पर्सन है या फिर एम्प्लॉय है या फिर ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है, मैं भी उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती हूँ। देखो, मोटिव बिहाइंड दिस प्रोविजन ना पूरा क्या है, जो भी रिलेटिव वाला पॉइंट है, आपका जिस कंपनी में आप ऑडिट करने जाने वाले हो ना, उसका आपकी कंपनी, उसका और आपका कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिलेटिव इस कंपनी में कुछ भी है, ऑफिसर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है, कुछ भी है, तो एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप भी इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो आपको ऑडिट करने नहीं मिलेगा। देखो, एक वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना।
auditor should be an independent person. What is the meaning of independent? आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, आपका किसी से कोई रिलेशन नहीं है जिस कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हो। ये ऑडिटर का सबसे बड़ा क्या बोलते फीचर बोल लो, या फिर उसका जो सबसे पहला, हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर उसका कंपनी से किसी भी टाइप का रिलेशनशिप निकल जाता है, वो उसी टाइम डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। या फिर कोई गलत काम किया तो वो तो अलग है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आज का कैसा लगा क्लास सबको? डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन नाइस। अच्छा लगा? मैम अच्छा था, सारा कुछ समझ आ गया। ओके, अभी आपको कैसा लगा? यस मैम, बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आया, जितना डाउट था क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपने लोग ना नेक्स्ट क्लास इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज जितना मतलब टाइम लगा ना हम लोग को, नेक्स्ट क्लास में नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम लोग का बेस तैयार हो गया। अब हम लोग फटाफट प्रोविजन पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, है ना। आज देखो एक अच्छा प्रोफेशनल बंदा है ऑडिटर, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, कैसे अपॉइंट करते हैं, उसको लेटर देना पड़ता है। फिर एक ऑडिटर एक कंपनी का कितनी बार ऑडिट कर सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसको बुला लिए और जीवन भर बैठा के रखेंगे कि हर साल ऑडिट करते जाओ, है ना। तो क्या होगा, इसको भी गवर्नमेंट क्यों एक लिमिट दिया कि आप इतना ही साल एक कंपनी को ऑडिट कर सकते हो। ताकि आज क्या होता है, मैं कहीं पे काम करने गई, मेरा वहां से उसका रिलेशनशिप डेवलप हो गया, बॉन्ड हम लोगों का बन गया, तब तो मैं उसके लिए कुछ नेगेटिव बात बताऊंगी नहीं रिपोर्ट में कभी भी। तो गवर्नमेंट बोला, टाइम लिमिट बताया, इतना साल ही ऑडिट कर सकते हो, फिर थोड़ा साल का ब्रेक लो, फिर कर सकते हो। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि ऑडिटर का क्या क्या राइट्स और ड्यूटी है, मतलब ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, उसके पास किस किस चीज का राइट है। वो किसी भी ऑफिसर को बुला के पूछताछ कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने बोल सकता है, ब्रांच को बोल सकता है आप अपना पेपर भेजो, ये सब पढ़ेंगे। और ऑडिटर का क्या ड्यूटी है, मतलब ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए वो सब बात। और ऑडिटर को कैसे हटा सकते हैं। मैम बैंक का ऑडिट होता है? बोलो। बैंक का ऑडिट मतलब जो प्राइवेट बैंक्स है उन सब का भी ऑडिट होता है? यस, सबका होता है, प्राइवेट पब्लिक सब बैंक का ऑडिट होता है। और मैम बैंक मैं ऑडिट, क्लास लीव कर सकता हूँ, अभी मेरा दूसरा क्लास है मैम। हाँ हाँ हाँ, आराम से। ओके बाय मैम। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे। बैंक का ऑडिट बहुत अच्छा भी होता है। बैंक के ऑडिट में एकदम मस्त आपको खिलाते पिलाते हैं, आप एकदम आराम आराम से काम करो। बैंक का ऑडिट वैसा होता है। मैम बैंक की को ये है ना, हिडन एसेट्स, वो ये कर सकता है। क्या कर सकते हैं हिडन एसेट? मैंने उनको अलाउ होता है ना हिडन एसेट्स का नहीं शो करने का बैलेंस शीट में। हाँ, यस, लेकिन हर बैंक का अपना अलग अलग रूल है, हर का कंप्लायंस अलग अलग है। कोई प्राइवेट है, कोई पब्लिक है। बैंक का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बैंक में ऑडिटर लोग बहुत मेहनत तक ऑडिट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका बहुत काम रहता है। परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, काफी कुछ मैम होता है जैसे एक्सिस बैंक का कोई एसबीआई का कोई आदमी ऑडिट कर सकता है? फिर से बोलो। मतलब एक्सिस बैंक का ऑडिट कोई एसबीआई का जो अकाउंटेंट है वो कर सकता है? अकाउंटेंट कैसे ऑडिट करेगा, आप बोलो शाश्वत। मैंने बताया ना, हमेशा सीए ऑडिट करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और अगर सीए एसबीआई में काम कर रहा है, मतलब वो हाँ ऑलरेडी मैम, फुल वही टाइम बोल रहा था। एम्प्लॉयमेंट में है ना, तो वो हाँ एक्सिस बैंक में ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, चलो बाय मैम। आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग, इसी टॉपिक को आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक टाटा यू। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।